Good morning friends. Welcome to today's lecture of equation of continuity. Friends, आज के लेक्चर में बेसिकली हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी समझेंगे कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इसका फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या एप्लीकेशन होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है. फ्रेंड्स, बर्नौलीज थ्योरम को मैं कल के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा बिकॉज बर्नौलीज थ्योरम समझने के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का नॉलेज होना काफी जरूरी है. इसीलिए आज के लेक्चर में पहले हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी खत्म करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्नौलीज थ्योरम पे जाएंगे. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास में एक सिलेंडर है. इस सिलेंडर में एक मेरा इनलेट पोर्ट है, एक मेरा आउटलेट पोर्ट है. तो फ्रेंड्स, होगा क्या कि जैसे ही इसमें तीन केसेस में आपको समझाता हूं. मान लीजिए इस सिलेंडर के अंदर मेरे दो मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है. एक मॉलिक्यूल इसके अंदर इन कर रहा है और दो मॉलिक्यूल्स इससे आउट होने हैं. तो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन में दो मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं. इस सिलेंडर के अंदर देखिएगा, एक मॉलिक्यूल इन हुआ तो तीन मॉलिक्यूल हो गए, दो मॉलिक्यूल्स ने लीव किया तो एक मॉलिक्यूल इसके अंदर बचा. सेकेंड कंडीशन में फ्रेंड्स, अगेन एक मॉलिक्यूल इन किया है तो अंदर दो मॉलिक्यूल्स हो गए और दो मॉलिक्यूल्स आपके लीव करने हैं. तो टोटल में मेरे जीरो मॉलिक्यूल्स हो गए, मीन सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई. लेकिन जब मैं स्टेप 3 में जाता हूं तो एक मॉलिक्यूल मेरा अंदर इन करता है लेकिन दो मॉलिक्यूल्स मेरे आउट करने हैं. फ्रेंड्स, मेरे पॉइंटर को गौर से देखिएगा. तो थर्ड कंडीशन में ये सिस्टम जाके इम्बैलेंस हो जाएगा और ये कॉन्टिन्यूटी पॉसिबल नहीं है. अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कंडीशन 2 की. अगर आप कंडीशन 2 समझें तो कंडीशन 2 में दो मॉलिक्यूल्स इन होने हैं और एक मॉलिक्यूल मेरा आउट होना है और पहले से मेरे सिलेंडर के अंदर दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. सो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन में 2 + 2 4 और एक मॉलिक्यूल मेरा आउट हुआ, मींस अंदर बचे मेरे 3 मॉलिक्यूल्स. जब फ्रेंड्स अगले स्टेप में मैं जाता हूं तो दो मॉलिक्यूल्स मेरे इन हुए, मतलब 3 + 2 5 और एक मॉलिक्यूल आउट हुआ, मींस टोटल अंदर बचे मेरे 4 मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट केस में 4 + 2 6 मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सिलेंडर, जिसमें से एक मॉलिक्यूल बाहर निकला तो अंदर बचे 5. इस केस में भी फ्रेंड्स आप देखेंगे तो अंदर मेरे जो सिलेंडर के अंदर है वो एक एक मॉलिक्यूल करके बढ़ रहे हैं. मींस चाहे वो कंडीशन 1 हो या फिर कंडीशन 2 हो, हर एक कंडीशन में आप देखेंगे तो सिलेंडर आइदर या तो आपका पूरा भरता जा रहा है या फिर सिलेंडर आपका पूरा खाली होता जा रहा है. सो फ्रेंड्स, कंडीशन 3 ये बोलती है कि अगर एक मॉलिक्यूल इन कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल ही आउट करना चाहिए इस सिलेंडर से. इन दैट केस इस सिलेंडर के अक्रॉस हमेशा मेरा बैलेंस बना हुआ रहेगा. फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेसिकली ये बोलती है कि किसी भी मटेरियल का जितना मास आपका किसी एक रीजन के अंदर इन हो रहा है उतना मास उस रीजन से आउट होगा, तभी एक सिस्टम कॉन्टिन्यूअस वे में रन कर सकता है. फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये होता है बेसिकली आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. जितना मास आपका इन हो रहा है उतना ही मास आपका सिस्टम से आउट होगा. दिस इज फ्रेंड्स इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. होप आपको इस एग्जांपल से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं कॉन्टिन्यूटी. फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन ये बोलती है, मान लीजिए ये रीजन आपको दिया हुआ है. एक तरफ आप देखेंगे तो ये पाइप आपका कम डाया है और एक तरफ आपकी पाइप का डाया ज्यादा है. सो फ्रेंड्स, मास फ्लो रेट जो है इस पॉइंट पे और जो ये सेकंड वाला पॉइंट है, दोनों के दोनों पॉइंट्स पे आप देखेंगे मास फ्लो रेट एक पर सेकंड दोनों पॉइंट्स पे आपको कांस्टेंट ही मिलेगा. जितना मास यहां से एक सेकंड में इन कर रहा है उतना ही मास यहां से एक सेकंड में आउट करेगा. सो फ्रेंड्स, जो इक्वेशन यहां से मेरे को मिलती है वो मिलती है ρ1 A1 V1 is equal to ρ2 A2 V2, means mass flow rate at point this point. मेरे पॉइंटर को फ्रेंड्स गौर से देखिएगा, mass flow rate at this point is equal to mass flow rate at this points. Now फ्रेंड्स, अगर मेरा जो लिक्विड है वो कंप्रेसिबल नेचर का नहीं है, दैट इज ऑफ इनकंप्रेसिबल नेचर, मींस जो डेंसिटी लिक्विड की इन कर वाले पॉइंट पे है वही लिक्विड की डेंसिटी अगर आउट वाले पॉइंट पे है तो मेरा ये जो डेंसिटी वाला टर्म है ये टर्म मेरा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. A1 V1 A2 V2 के बराबर होता है. दैट मीन्स एरिया इंटू वेलोसिटी जो है
ये वैल्यू एक कांस्टेंट होगी। मींस फ्रेंड्स, जो एरिया है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो आपकी वेलोसिटी घटेगी, और अगर आपका एरिया घटेगा तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। फ्रेंड्स, होप आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। A1 V1 is equal to A2 V2 in case of non-compressible fluids, means AV is equal to area into velocity is going to be a constant। अगर आपका एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी घटती है तो आपका एरिया बढ़ेगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंप्लीकेशंस क्या होते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के। A1 V1 is equal to A2 V2 मैंने आपको बता दिया। फ्रेंड्स, ये देखिए, जो फ्लूइड है ये मान लीजिए इस पॉइंट से आपका एंटर करता है, यहां पे वेलोसिटी v1 है। ये इस पॉइंट पे आपका एग्जिट करता है, यहां पे मान लीजिए आपकी वेलोसिटी v2 है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट जहां पे मेरा एरिया बेसिकली कम है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, मान लीजिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी v1 है, और ये पॉइंट जहां पे मेरे एरिया मेरा ज्यादा है, मान लीजिए इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है। तो हमेशा फ्रेंड्स, जहां पे आपका एरिया कम है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। मींस v1 की वेलोसिटी v1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन v2, बिकॉज मेरा AV जो है मींस वॉल्यूम फ्लो रेट, ये मेरा हमेशा कांस्टेंट रहता है। मींस फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये बोलती है कि अगर मेरा एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। सो फ्रेंड्स, होप आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेसिकली, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बोलती है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है एक पाइप के थ्रू, वो बेसिकली आपका कांस्टेंट रहता है। सो फ्रेंड्स, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मींस Q, जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया की यूनिट होती है आपकी मीटर स्क्वायर, और V वेलोसिटी की यूनिट होती है बेसिकली मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की यूज बेसिकली तब करते हैं, मान लीजिए आपको किसी पाइप से फ्लो होने वाला फ्लो रेट दिया हुआ है, आपको पाइप का डायमीटर पता है, तो आप इजिली ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर जो लिक्विड मूव कर रहा है वो लिक्विड आपका किस वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है। सो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, ये एग्जांपल मेरे को दिया गया है दैट वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर क्यूब पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ 50 mm डायमीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप। सो फ्रेंड्स, इसको मैं इस इक्वेशन में यूज करता हूं, Q इज इक्वल टू A इंटू V। Q मेरे को दिया गया बेसिकली मीटर क्यूब पर आवर में, तो फ्रेंड्स मैं इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, बिकॉज यहां पे मेरी यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड। सो 12 डिवाइड बाई 3600 इज इक्वल टू, ये पाइप का मेरे को डायमीटर दिया हुआ है 50 mm। सो फ्रेंड्स, यहां पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एरिया का, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। सो पाई 3.14 इंटू d स्क्वायर 0.05 इंटू 0.05 अपॉन 4 इंटू V वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, जब आप यहां से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी V 1.69 मीटर पर सेकेंड। मींस फ्रेंड्स, ये जो मेरे को एग्जांपल दिया गया है, इससे मेरे को ये पता चलता है कि अगर वाटर मेरा फ्लो कर रहा है 12 मीटर क्यूब पर आवर के रेट से थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 50 mm, तो उस वाटर की वेलोसिटी होगी मेरी 1.69 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली यूज होता है आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का। सो फ्रेंड्स, होप आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कल के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम, और उसके क्या, कहां पे हम उसका एप्लीकेशन करते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।